नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान खत्म होने में बस अब कुछ वक्त बचा है और इसके बाद 23 मई को आप नतीजे देखेंगे। लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज पर देखिए सबसे सटीक और सबसे बड़ा एग्जिट पोल। टीवी इतिहास में पहली बार इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे सबसे सटीक और सबसे सॉलिड एग्जिट पोल। इंडिया न्यूज और पोल स्टेट के एग्जिट पोल के जरिए 23 मई की तस्वीर आपके लिए कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। देश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी दल नई सरकार बनाएगा और किसे विपक्ष में बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, किसको मिलने वाली है दिल्ली की गद्दी। अब हम लगातार इसी पर बने रहेंगे और इस पर पूरी चर्चा करेंगे। अब से कुछ देर बाद एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। हमारे रिपोर्टर्स जो कि देश भर में फैले हुए हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे साइड में, मेरे इस साइड में और ये नीचे जो टैली चल रही है ये अभी 0-0 यानी कि 0-0 दर्शा रही है। और इसमें अगर आप लेफ्ट तरफ पर अपने देखेंगे, असल में वर्टिकल जो आपके सामने ग्राफिक्स है उसमें देखेंगे आप, तो इसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दिखाई देगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस आपको दिखाई देगा। मतलब इधर आपको दिखाई देंगे गठबंधन, अदर्स दिखाई देंगे साथ में, और नीचे आप देख पाएंगे पार्टी वाइज किसको कितनी सीटें आ रही हैं। मसलन भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, एआईएडीएमके को, डीएमके को, दलों के हिसाब से कितनी सीटें आप नीचे देख पाएंगे और वर्टिकली आप देख पाएंगे अलायंसेस को कितनी सीटें आ रही हैं। फिलहाल यहां पर आपको ये काउंटर 0-0 पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे एग्जिट पोल हम रिवील करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे कि देश का मूड क्या कहता है इन एग्जिट पोल के जरिए, तो फिर ये जो फिगर्स हैं 0-0 जो हैं ये बढ़ते जाएंगे। ये स्ट्रेट जो आप देख रहे हैं वर्टिकल में, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि ये आपको बताएंगे कि पूरा जो एनडीए है, यूपीए है, अदर्स है, उनकी क्या फिगर्स है, और नीचे पार्टी वाइज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एग्जिट पोल में किसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं अभी तक एनडीए के साथ 40 पार्टियां हैं। 40 पार्टियों के कुनबे ने एनडीए बनाया है। हालांकि इनमें से ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन लोकसभा या राज्यसभा में हो रहा हो। और इसी तरीके से 36 पार्टियां हैं जो यूपीए बना रही हैं फिलहाल। तो ये 36 और 40 में से किसके सबकी सीटें मिलाकर एनडीए कहां पहुंचता है, यूपीए कहां पहुंचता है और दलवार स्थिति क्या होती है नीचे आप देखें। बिल्कुल, उससे पहले अपने सहयोगी राकेश पांडे के पास चलते हैं। वो बताएंगे कि आज अब तक जो है वो कितना पोलिंग हो चुका है, पिछले 6 फेजेस में कितना पोलिंग हुआ था और बड़े चेहरे कौन हैं। ये तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे राकेश पांडे। राकेश, ओवर टू यू। शुक्रिया रोहित और दिनेश जी, आपने स्क्रीन तो समझा दी और 0-0 आंकड़े दिखाकर दिलचस्पी भी बढ़ा दी। पूरा देश तो अब इंतजार कर रहा है कि ये आंकड़े कब फिल होंगे। फिलहाल हम बताते हैं वोटिंग परसेंट को लेकर क्या कुछ जानकारी है। अभी तक 7वें चरण के दंगल को खत्म होने में, यानी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव 2019 को खत्म होने में थोड़ा सा वक्त है, जब पोलिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और उसके बाद पूरा देश इंतजार करेगा 23 तारीख का जब असल नतीजे आएंगे। लेकिन उन असल नतीजों की रूपरेखा क्या हो सकती है कि वो हम तस्वीर जो है सामने रखेंगे। देश की जनता चाहती क्या कुछ है। लेकिन फिलहाल 8 लोकसभा सीटें बिहार की, आप देखिए क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज। दोपहर 3 बजे तक 46.66% यहां पर वोटिंग हुई है बिहार की 8 लोकसभा सीटें। और जिस सीट की बिहार में इन 8 में से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो निश्चित तौर पर पटना साहिब की है। तो बिहार की 8 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 46.66% वोटिंग हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और 3 बजे तक का पोलिंग का जो आंकड़ा है वो है 52.83% का। हिमाचल प्रदेश की इन 4 लोकसभा सीटों पर करीब करीब आधा वोटिंग, बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज तो नहीं कहा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार हिमाचल का वोटिंग आंकड़ा हमने आपको बता दिया। बिहार हिमाचल के बाद आगे बढ़ते हैं हम पंजाब का। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग और पंजाब आज खासा तौर पर चर्चा में है कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान के बाद। लेकिन फिलहाल पोलिंग परसेंट आप देखिए 48.78% पोलिंग परसेंट दोपहर 3 बजे तक। हालांकि यह बढ़ेगा जब आखिरी आंकड़ा हम तक पहुंचेगा। पंजाब के बाद हम रुख करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर जो वोटिंग हो रही है, किरण खेर यहां से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 51.18% यहां पर वोटिंग हुई है। यह भी 3 बजे तक, यानी 3 बजे तक की तस्वीर हमारे पास है कि कहां पर कितनी परसेंट पोलिंग हुई है, कितना वोट पड़ा है। इसके बाद अब देखिए उत्तर प्रदेश खासा तौर पर चर्चा में। 13 लोकसभा सीटें, 46.55% वोटिंग, 3 बजे तक पोलिंग। और यूपी पर खासतौर पर नजर है क्योंकि सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और जो यहां पर जीतता है माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटें, 63.64%, 3 बजे तक पोलिंग। लेकिन यहां पर इस चरण में भी हिंसा हुई है। खैर उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद आगे रुख करते हैं झारखंड का।
झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर पोलिंग हो रही है। 64.81% पोलिंग। दोपहर 3 बजे तक ये तस्वीर। ठीक पोलिंग, ठीक ठाक परसेंटेज यहां पर 3 लोकसभा सीटों पर, झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर। तो अलग अलग राज्यों में कितना पोलिंग परसेंट पड़ा है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। और पहले चरण में अब तक के अगर सारे चरणों की हम बातचीत कर ले लोकसभा चुनाव 2019 में, तो पहले चरण में 11 अप्रैल को वोट डाले गए थे। 91 सीटों पर वोटिंग हुई थी और इसमें करीब 70% के आसपास, 69.59% के आसपास वोटिंग हुई थी। इसके बाद दूसरे चरण की अगर बातचीत कर ले, 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। 97 सीटों पर वोट डाले गए थे और यहां पर भी करीब पोलिंग परसेंटेज 69 के आसपास रहा है। और उसके बाद तीसरे चरण का रुख कर लेते हैं। तीसरे चरण का मतदान हुआ था 23 तारीख को, 23 अप्रैल को। 115 सीटों पर सबसे बड़ा ये चुनाव था क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर इस चरण में वोट डाले गए थे और 60 के आसपास यहां पर पोलिंग रहा था। और 29 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान हुआ था 71 सीटों पर और करीब 65% के आसपास, 65 से 66% के आसपास वोटिंग हुई थी, वोट गिरे थे। पांचवें चरण में 6 मई को वोट डाले गए थे। 51 लोकसभा सीटों पर अब मतदान हुआ था। 64% के आसपास यहां पर वोटिंग हुई थी। और छठे चरण यानी इससे पहले वाला चरण जिसमें 6 मई को वोट डाले गए थे, तो ये कुछ अलग अलग चरणों में हमने वोटिंग परसेंटेज आपको बताया है। और एक बार फिर से आगे क्या कुछ है आपके लिए, एक बार फिर से रुक करते हैं रोहित और दिनेश जी का। तो शुक्रिया राकेश आपका इन वोटिंग परसेंटेज को बताने के लिए। और जहां तक बात करें पोलिंग परसेंटेज की, तो इस बार अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी बहुत सारे ऐसे खासतौर पर अर्बन एरियाज हैं जहां का जो पोलिंग परसेंटेज है वो काफी हद तक कहेंगे डिसअपॉइंटिंग रहा है। दिल्ली मसलन ले लीजिए आप। दिल्ली में लोग, हालांकि ये कहा गया कि लोग समर वेकेशंस में गए हुए हैं, संडे का वक्त था इसलिए लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन देखने को यही मिला कि अर्बन एरियाज में लोग या तो खाए अघाए बैठे हुए हैं, उनको नहीं लग रहा। बिल्कुल। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब के लुधियाना से, जहां पर चुनावी हिंसा हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। यहां पर पंजाब के लुधियाना से इस वक्त बड़ी खबर चुनावी हिंसा की। आज हम देख रहे हैं दिनेश जी, लगातार खूब हिंसा की खबरें आ रही हैं। अब तक पश्चिम बंगाल से थी, यूपी से थी, अब पंजाब से भी आ गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहां हिंसक झड़पें देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में पश्चिम बंगाल में भिड़ रहे हैं। और वहां भी आज ये देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में चंदौली से खासतौर से ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के प्रत्याशी, वहां समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट फील्डेड हैं, उनके बीच में भी झड़प देखने को मिली। बिल्कुल। ये तस्वीरें देखिए, ये वही की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर माहौल कुछ गरमाया हुआ सा लग रहा है। झड़प क्यों हुई ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे यहां पर जो कि आपस में भिड़ गए। हालांकि इस बार इंतजाम बहुत सख्त किए गए हैं, सुरक्षा बलों को बेहद सख्ती से डिप्लॉय किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह पश्चिम बंगाल से सामने आई, उसके बाद यूपी के चंदौली से सामने आई जहां पर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे महेंद्र नाथ पांडे, और अब पंजाब के लुधियाना से तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब की आज सभी 13 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और अभी जो तस्वीर सामने आई है लुधियाना से है, जहां पर हिंसक झड़प हुई है बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। और ये हिंसक झड़पें ये बता रही हैं कि इस बार चुनावों में हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि उसका बहुत बड़ी साख या बहुत बड़े स्टेक्स उसके दांव पर लगे हुए हैं। सत्तारूढ़ जहां एक तरीके से डिफेंडिंग चैंपियन है, उसको अपना ताज बचाए रखना है, वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कभी कुर्सी पर हुआ करते थे और अब एक तरीके से वो राजनीतिक वनवास झेल रहे हैं। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये तीनों हिंसा की तस्वीरें हैं। बशीरहाट, मथुरापुर और जादवपुर, ये वेस्ट बंगाल से आई हुई। आज एक बार फिर से वेस्ट बंगाल में आखिरी फेज का इलेक्शन और वहां आप देख रहे हैं कि वायलेंस एक बार फिर से हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक बार फिर से झड़पें देखने को मिली हैं। बशीरहाट वो सीट है जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से लगी हुई सीट है। यहां मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी भी तादाद अच्छी खासी है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मथुरापुर और जादवपुर। 1984 में मथुरापुर में तो बॉम्ब मिला आज। जी, बॉम्ब मिला। और जादवपुर इस वजह से चर्चा में है क्योंकि ममता बनर्जी ने यहां से 1984 का जब चुनाव जीता था उसके बाद वो लाइमलाइट में आ गई थी। ठीक है, इस वक्त हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश कुमार सिंह पटना से हमारे साथ हैं, आशीष सिन्हा वाराणसी से हमारे साथ हैं और गगन हमारे संवाददाता गुरदासपुर से हमारे साथ हैं। क्योंकि अभी हम पंजाब की खबर पर बात कर रहे थे, लुधियाना में हिंसा पर, हम पहले गगन के पास चलते हैं। गगन, गुरदासपुर में तो अभी तक ठीक ठाक है, ऐसी कोई हिंसा की खबर नहीं है, लेकिन लुधियाना से हिंसा की खबरें आ रही हैं। आपके पास क्या इनपुट्स है पंजाब की बाकी सीटों को लेकर?
बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आपको पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की पोलिंग जो परसेंटेज है अब तक 50% के करीब हो रखी है, और वहीं गुरदासपुर की बात करें तो गुरदासपुर में 38% जो है ये वोटिंग परसेंटेज हुई है। हालांकि अलग अलग जगह से झड़प की जो खबरें हैं जरूर सामने आ रही हैं। बठिंडा में एक झड़प की खबरें सामने आई हैं, फिरोजपुर से आई हैं, अब लुधियाना से आई हैं। तो ऐसे कई जगह पर जहां पे हॉट सीट जो है ये बनी हुई है वहां पर झड़प जो है जरूर बनी हुई है। पर बात करें गुरदासपुर की तो गुरदासपुर में ऐसी अभी कोई भी तस्वीर जो है वो देखने को नहीं मिली, जहां पर मुकाबला सुनील कुमार जाखड़ और अभिनेता सनी देओल के बीच में है। वहीं बात करें जनता के मूड की तो जनता का मूड भी यहां पर जज करना हमें जो है वो आसान नहीं लग रहा, क्योंकि जनता जो है वो कुछ बोलना जो है वो नहीं चाह रही है। हालांकि जनता अपने मन में रखे हुए है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर जनता बहुत खुलकर नाम नहीं ले रही, लेकिन ये बता दे रही है कि वो किसके साथ है। मसलन उनमें से एक जगह अभी राकेश हमारे संवाददाता हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे संवाददाता आशीष सिंह, लेकिन पहले चलेंगे, उन्हीं का जिक्र हम कर रहे थे। वाराणसी से इस वक्त मौजूद है और वहां डेवलपमेंट को वोट देकर आए हैं लोग, ये कह रहे हैं, और प्रकारांतर से वो इशारा भी कर दे रहे हैं कि वो किसको वोट देकर आए हैं। ऐसे लोग भी मिले जो डेवलपमेंट से नाराज हैं, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि काशी पुरातन नगरी है, प्राचीन नगरी है, इसको मूल स्वरूप में रहने देना चाहिए, बहुत छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो जनता के लिए है ना, या तो गवर्नमेंट के लिए। देखिए जाहिर तौर पर दिनेश, क्योंकि काशी को क्योटो बनाने की बात आई थी, जो बनारस के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बनारस को बनारस रहने दे, उसे क्योटो ना बनाए। दूसरी है बात कि सुबह से मैंने जितनी भी पोलिंग स्टेशन पर मैंने कवर किया, सबने विकास के आधार पर वोट करने की बात की। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जिनका यह भी कहना था कि थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है। बनारस में अगर मतदान की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 48% से ज्यादा मतदान हो चुका है। विकास मुख्य है, यानी कुल मिलाकर कहें तो तस्वीर लगभग बनारस की साफ है। देखना यह होगा कि जीत का मार्जिन कितना होता है। कई हमारे साथ मतदाता हैं जो वोट करके आए हैं। मैम, आपने किस आधार पर वोट किया है? हमारे देश का विकास हो। बनारस का विकास हुआ कि नहीं पिछले 5 साल? नहीं, बनारस का विकास हुआ। आपने किस आधार पर वोट किया है आज? हमने इसलिए इस आधार पे वोट किया है कि बनारस का विकास हो, हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, और आगे जैसे काम हो रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं। पिछले 5 साल में बनारस का विकास हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। आपके हिसाब से? विकास तो सर हेलो, विकास हुआ। लाइट और विकास का बात सुनिए, लाइट और सड़क बनाना विकास सिर्फ नहीं होता है, रोजगार देना विकास होता है। चलिए, रोजगार भी देना विकास होना है। आप बताइए। देखिए, हमारा कहना ये है कि मोदी जी जब अभी 2019 चल रहा है, 2019 में वादा करके आए थे कि सबका साथ सबका विकास, वादा करके आए थे। जल्दी बताइए। हाँ, मगर एक चीज हम ही जानता हूँ, क्या मुसलमान क्षेत्र उनका इलाका नहीं है? चलिए आप बताइए। जो 5 साल में इतना विकास हुआ आज तक किसी राज्य में नहीं हुआ। किसी जगह बनारस काफी बेहतर होता जा रहा है दिन पे दिन। बहुत सारी सड़कें बनी, बहुत सारे तो व्यापार भी मिल, मतलब रोजगार भी मिल रहे हैं लोगों को। 5 साल में जो बनारस हमारे, ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम कोई नहीं करेंगे। हम लोग पटना चल रहे हैं, राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। राकेश, वोटिंग का हाल तो आप बताइएगा ही वहां पर कि क्या वोटिंग का हाल है वहां पर, ये तो हम आपसे जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो तस्वीर निकल कर आई है बिहार से, वो बिल्कुल भी लोकतंत्र के लिहाज से तो अच्छी नहीं कही जाएगी। एक जर्नलिस्ट जो कि अपना काम कर रहा था, उसके साथ किस तरीके से मारपीट की गई, उसको बेरहमी से पीटा गया है तेज प्रताप यादव के बाउंसर्स की ओर से। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से यहाँ पर मुकाबला किस तरह से है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं आप कि जिस तरह से आप पूर्व मंत्री हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, एक जर्नलिस्ट के साथ जो कि फोटो खींच रहा था, उस पर उसके निजी बॉडीगार्ड ने किस तरह से हमला करता है, किस तरह से राकेश, इस बात को जो आप भी रेखांकित कर रहे हैं, रोहित ने भी कहा, हम लोगों ने देखा भी, कि आपको लगता है कि आज जबकि पोलिंग वाले दिन ये बात एक बार फिर से प्रकाश में आ गई कि लोग यूं ही जंगल राज की कल्पना नहीं करते लालू की रीन वाले दिनों में, क्या इसका आप पोलिंग प्रोस्पेक्ट पर, आरजेडी के हिसाब से पोलिंग प्रोस्पेक्ट पर भी इसका असर आप देखते हैं? देखिए, बीजेपी के नेता ये जरूर बोल रहे हैं, उनका कहना है कि आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के समय जो जंगल राज था, आज उनके बेटे की स्थिति क्या है। आप जो कि पूर्व मंत्री हैं और उनका
अगर एक आम आदमी के साथ क्या व्यवहार है, एक जर्नलिस्ट के साथ क्या व्यवहार है, उससे साफ समझा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमारे साथ 90 वर्ष से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग हैं। यहाँ पर आप अपने वोट देने आई हैं, क्या किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगी? ठीक है। तो आप बताइए, आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट? के मुद्दों को देखकर आपने हाँ दे दिया है। विकास के मुद्दे पर हम लोगों ने आप बताइए। हाँ, विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। आप बताएं। हाँ, क्षेत्र का विकास हो, इसीलिए अपना वोट देने आए हैं। आप बताइए। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट दिए हैं। जो आप विकास के नाम, विकास के नाम। तो साफ तौर पर दिनेश यहाँ पर देख सकते हैं, पटना साहिब का ये विमेंस कॉलेज का ये बूथ है और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 80%, करीब 80% जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। तो इस लिहाज से, जबकि अन्य जगहों पर आपने देखा है कि 3 बजे तक पटना साहिब में करीब 36% मतदान हुआ है, लेकिन ये मतदान केंद्र जो है मतदाताओं के बिल्कुल, पटना साहिब भी एक ऐसी सीट है बिहार की जहां पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि हॉट सीट है पटना साहिब। शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला रविशंकर प्रसाद से है। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और अब से कुछ देर के बाद, यानी कि जब पोलिंग खत्म हो जाएगी, तब हम लौटेंगे आपके सामने और दिखाएंगे देश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। एक छोटा सा ब्रेक।